किसको ये खबर है, लंबा सफर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान की आवाज से कोई शायर सिर्फ 12 साल की उम्र से प्यार करता हो, जब उसी इंसान के लिए पहली बार गीत लिखने का मौका मिले तो वो खुशी खुशी हाँ कहेगा या मना कर देगा? यहां हैरानी की बात यह है कि उनका जवाब था नहीं, मैं गीत नहीं लिख सकता। आखिर क्यों? क्या वजह थी कि यश चोपड़ा को उन्हें बार बार मनाना पड़ा? क्या आपको पता है कि इस फिल्म की स्टार कास्ट शुरुआत में बिल्कुल अलग होने वाली थी और एक दिग्गज अभिनेता ने तो फिल्म करने से ही इनकार कर दिया था? आखिर ऐसा क्या हुआ कि कहानी सुनते सुनते उन्होंने हां कह दिया? क्या आपको पता है कि जिस गीत को आज हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत गीतों में गिना जाता है, उसके शुरुआती शब्द बदलने पड़े थे? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इस मशहूर गीतकार को अपनी पहली ही रचना में बदलाव करना पड़ा? और क्या आपको पता है कि यश चोपड़ा ने इस फिल्म में एक साथ 3 नए प्रयोग किए थे? एक नया गीतकार, एक नई संगीतकार जोड़ी, और इन्हें सफल बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी उन आवाजों पर जिन पर पूरा देश भरोसा करता था, और वो आवाजें थी किशोर दा और लता दी की आवाज। तो आखिर कैसे इस भरोसे ने इतिहास रच दिया? दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक फिल्म की नहीं है, ये भरोसे, जोखिम, नई प्रतिभाओं और उस जादुई आवाज की कहानी है जिसने कई सपनों को अमर बना दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं सिंगिंग इमोशन। अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। साल था 1981। यश चोपड़ा अपनी सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक पर काम कर रहे थे, जिसका टाइटल था सिलसिला। वहमों गुमान से दूर दूर देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। दोस्तों, ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि रिश्तों, भावनाओं और त्याग के बीच उलझे लोगों की कहानी थी। ऐसे विषय पर फिल्म बनाना जितना चुनौतीपूर्ण था, उतना ही चुनौतीपूर्ण था उसके संगीत और गीतों का स्तर तय करना। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म की कई चीजें शुरुआत से तय नहीं थी। कहा जाता है कि फीमेल एक्ट्रेस के लिए पहले रेखा जी की जगह परवीन बॉबी और जया बच्चन जी की जगह स्मिता पाटिल को सिलेक्ट किया गया था, पर बाद में सिचुएशंस बदली और आखिरकार वो स्टार कास्ट सामने आई जिसने इस फिल्म को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। इतना ही नहीं, अभिनेता संजीव कुमार ने भी शुरुआत में इस फिल्म के लिए हामी नहीं भरी थी। उन्हें लगा कि एक बार फिर उन्हें अमिताभ बच्चन के सामने सेकंड लीड निभाना पड़ेगा, जो कि खास चुनौतीपूर्ण भी नहीं है। लेकिन जब यश चोपड़ा उन्हें कहानी सुना रहे थे, तो एक खास सीन पर पहुंचते ही हरि भाई ने उन्हें बीच में रोका और अपने दफ्तर फोन किया और कहा, मेरी डेट्स इस फिल्म के लिए दे दो। यही इस कहानी का सबसे अहम मोड़ है। मेरी डेट्स इस फिल्म के लिए दे दीजिए। ये वही सीन था जिसमें संजीव कुमार और जया जी एक रेस्टोरेंट में बैठकर कुछ संजीदा बातें कर रहे हैं और इन दोनों के पार्टनर्स यानी रेखा और अमिताभ बच्चन सामने फ्लोर पर डांस कर रहे हैं। क्योंकि हरि भाई और जया जी ने साथ में कई मूवीज की थी और उनकी अच्छी मित्रता थी, शायद इसी के चलते हरि भाई को लगा कि कम से कम जया जी के लिए उन्हें ये फिल्म करनी चाहिए। तो इस तरह एक सीन, एक कहानी ने संजीव कुमार का फैसला बदल दिया। दरअसल फिल्म की कहानी लव ट्रायंगल पर बेस्ड थी और उस दौर में चल रही अफवाहों के चलते कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि इस फिल्म की कहानी रियल लाइफ इवेंट्स पर बेस्ड है, और फिल्म की अनएक्सपेक्टेड कास्टिंग ने पहले से उड़ रही अफवाहों को और हवा दे दी। अमित मेरे पति हैं, मेरा धर्म है, वो मेरा प्यार है। क्यों मेरा घर तबाह कर रही है? अपना घर भी तो भोग रही हूँ। लेकिन यश चोपड़ा का सबसे बड़ा दांव अभी बाकी था। फिल्म का नायक एक शायर था, इसलिए गीत इस कहानी की आत्मा बनने वाले थे। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता। कुछ लम्हे जीवन के चुरा ले सांसों की। नीला आसमां
सो गया। उस दौर के मशहूर पोएट और गीतकार साहिर लुधियानवी डेट्स नहीं दे पाए, तो सवाल ये था कि अब गीत कौन लिखेगा। आज अगर यही सवाल पूछा जाए तो शायद हर कोई तुरंत कहेगा जावेद अख्तर। लेकिन साहब 1981 में जवाब इतना आसान नहीं था। उस समय जावेद अख्तर की पहचान गीतकार के रूप में नहीं थी। वे सलीम जावेद की उस ऐतिहासिक जोड़ी का हिस्सा थे जिसने जंजीर, दीवार, शोले, डॉन और त्रिशूल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखकर हिंदी सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया था। यानी उस दौर में निर्माता उनके पास गीत नहीं बल्कि कहानी और डायलॉग लिखवाने आया करते थे। लेकिन इस बार यश चोपड़ा कुछ अलग सोच चुके थे। उन्होंने तय कर लिया था कि इस फिल्म के गीत वही इंसान लिखेगा जिसने आज तक फिल्मों के लिए एक भी गीत नहीं लिखा था। पर जब उन्होंने ये प्रस्ताव रखा तो सामने से जवाब आया, नहीं, मैं गीत नहीं लिख सकता। आखिर एक ऐसा लेखक जिसकी कलम से शोले और दीवार जैसे शाहकार निकले हों, वो गीत लिखने से क्यों डर गया? और क्या उसे जरा भी अंदाजा था कि अगर उसने ये चुनौती स्वीकार कर ली तो उसकी पहली ही रचना को आवाज देने वाले होंगे उसके सबसे पसंदीदा गायक किशोर दा? इस सवाल का जवाब खुद जावेद अख्तर ने एक इंटरव्यू में दिया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने फिल्मों के लिए कभी गीत नहीं लिखे थे। वे खुद को गीतकार मानते ही नहीं थे। मैं फिल्मों के लिए गीत नहीं लिख सकता। वो शायरी जरूर लिखते थे, लेकिन वो उनकी निजी दुनिया थी। दोस्तों की महफिलों में अपनी नज़में और गजलें सुनाना उन्हें पसंद था। उन्हीं दोस्तों में एक नाम यश चोपड़ा का भी था। शायद यश जी ने उनकी शायरी में वो गीतकार देख लिया था जिसे खुद जावेद साहब ने अभी तक पहचाना नहीं था। बहरहाल यश चोपड़ा ने हार नहीं मानी और वो जावेद साहब को मनाते रहे। काफी समझाने के बाद आखिर जावेद अख्तर तैयार हो गए। कहले नहीं, अब वो मेरे पीछे ही पड़ गए। तो जितनी मुश्किल शर्तें हो सकती थी सब मैंने लगा दी। मैं टॉप सॉन्ग राइटर कितना लेता है, तो उनका जी इतना ले, मैंने कहा इससे ज़्यादा मैं लूँगा। और ये कैसे होता है, नहीं इससे ज़्यादा मुझे होगा। वो उन्होंने कहा सब शर्तें मंजूर। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी का पहला फिल्मी गीत उस आवाज तक पहुंचने वाला है जो बचपन से उनके दिल के सबसे करीब थी। एक इंटरव्यू में जावेद अख्तर ने मुस्कुराते हुए कहा था, किशोर कुमार की आवाज से मेरा लव अफेयर तब शुरू हुआ था जब मैं सिर्फ 12 साल का था, और गीत था जीवन के सफर में राही। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने। एक बार शायद मैं 12 या 13 साल का था, फिल्म देखी थी मुनीम जी, और उसमें वो गाना सुना था, जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को। वो 12-13 साल की उम्र से लेकर आज तक मेरा जो लव अफेयर किशोर कुमार की आवाज से है वो हल्का नहीं हुआ। दोस्तों, आज के दौर में ये बात सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन उस समय संगीत सुनने का तरीका बिल्कुल अलग था। न मोबाइल थे, न इंटरनेट, और न ही हर जगह में कैसेट प्लेयर। रिकॉर्ड खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं थी, इसलिए लोग रेडियो के कार्यक्रमों का इंतजार करते रहते थे। जावेद साहब बताते हैं कि उन्हें जो गीत पसंद आ जाता उसे वो याद कर लेते और फिर घंटों गुनगुनाते रहते। यही वजह थी कि आज भी उन्हें सचिन देव बर्मन के संगीत से सजी कई फिल्मों के पूरे पूरे गीत याद हैं। वे सिर्फ एस डी बर्मन के संगीत के फैन नहीं थे, बल्कि उनकी धुनों में गूंजने वाली किशोरदा की आवाज के भी दीवाने थे। यही वो खूबसूरत संयोग था जिसने इस फिल्म को और भी खास बना दिया। लेकिन दिलचस्प बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। जिस फिल्म में जावेद अख्तर पहली बार गीतकार बनने जा रहे थे, उसी फिल्म में संगीत की कमान भी पहली बार दो ऐसे कलाकारों के हाथ में थी जिन्होंने फिल्म संगीत में पहले कभी कदम नहीं रखा था। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। अब सवाल ये था कि क्या उनका ये दाव सफल होगा। एक तरफ पहली बार फिल्मी गीत लिख रहे थे जावेद अख्तर, और दूसरी तरफ पहली बार किसी फिल्म का संगीत दे रही थी मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा और बांसुरी सम्राट हरिप्रसाद चौरसिया की जोड़ी, जो शिव हरि के नाम से पहली बार किसी फिल्म में संगीत देने जा रही थी। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। और इन प्रतिभाओं की रचनाओं को
बुलंदी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी महान गायक किशोर दा और स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की। दोस्तों, यही वो पल था जहां यश चोपड़ा का सबसे बड़ा जोखिम शुरू होता है। जावेद अख्तर बताते हैं कि देखा एक ख्वाब, इस गीत की धुन पहले से तैयार थी। उन्होंने उस पर गीत लिखा, लेकिन शिव हरि की जोड़ी को महसूस हुआ कि शुरुआती शब्द धुन के एक खास हिस्से पर उतनी सहजता से नहीं बैठ रहे। इसलिए जावेद जी ने बिना किसी झिझक के अपने पहले गीत की शुरुआती लाइंस बदल दी। दिल ने तेरा नाम गुनगुनाया है, फूल फूल जैसे मुस्कुराया है, मगर उसमें धा रा रा आ नहीं सकता था, धा रा 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 धा रा, ये नहीं आ। तो उनका भैया आपका मीटर में तो सही है, लेकिन जो हमारी ट्यून का कर्व है उसमें ये नहीं आ रहा। तो मैंने कहा अच्छा भाई, मैं दूसरे लफ्ज लिख देता हूँ। और उन्हीं के बदले हुए शब्दों से जन्म लिया उस गीत ने जिसे आज हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत प्रेम गीतों में गिना जाता है। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। फिर जब उन्हीं शब्दों को किशोर दा और लता मंगेशकर की आवाज मिली तो गीत सिर्फ रिकॉर्ड नहीं हुआ, अमर हो गया। तक निगाह में है गुल खिले हुए। इस गीत की शूटिंग नेदरलैंड्स के वर्ल्ड फेमस क्यूकेनहॉफ ट्यूलिप गार्डन में हुई थी। ये लोकेशन खुद अमिताभ बच्चन के सुझाव पर चुनी गई थी। लेकिन कमाल सिर्फ देखा एक ख्वाब गीत तक सीमित नहीं था। अगर गौर से देखा जाए तो ये किशोर दा और लता दी के वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक एल्बम्स में से एक है, जिसमें रोमांटिक नंबर से लेकर छेड़छाड़ वाला गीत और फोक सॉन्ग तक की वैरायटी शामिल है। पहली पहली बार देखा ऐसा जलवा, ये लड़की है या शोला। शोला है शोला, शोले से डरना, मरना तो ठंडे पानी में मरना। नैनों में निंदिया, निंदिया में सपने, दुनिया से दूर नई दुनिया बसा ले। किशोर दा की मस्कुलिन वॉइस और लता दी की सूदिंग गायकी मिलकर फायर एंड आइस जैसा इफेक्ट क्रिएट करते हैं। साथ ही ये कहां आ गए हम, नीला आसमां और रंग बरसे जैसे गीतों ने भी इस एल्बम को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। ये कहां आ गए हम, इस गीत की एक और दिलचस्प बात यह भी है कि इस गीत में अमिताभ जी द्वारा बोली गई शायरी जावेद अख्तर के अपने पर्सनल पोएट्री कलेक्शन बंजारा से ली गई थी। वहीं रंग बरसे के बोल अमित जी के पिता और जाने माने कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखे और अमिताभ जी ने इसकी रिकॉर्डिंग के लिए कड़ी तैयारी की। अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। शायद यही वजह है कि 4 दशक बाद भी होली की पहचान वाला यह गीत आज भी फीका नहीं पड़ा। दोस्तों, इस फिल्म से जुड़े कुछ और रोचक किस्से भी हैं। ये बच्चन साहब और रेखा जी की साथ में आखिरी फिल्म भी थी। रिलीज के समय फिल्म ने उम्मीद के मुताबिक व्यवसाय नहीं किया, पर विदेशों में यह फिल्म खूब चली और समय के साथ सिलसिला हिंदी सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में शामिल हो गई। और इस पूरी कहानी का लब्बो-लुआब ये है कि यश चोपड़ा साहब ने एक साथ 3 नए चेहरों पर भरोसा किया, एक नए गीतकार पर, एक नई संगीतकार जोड़ी पर, और उस भरोसे को अमर बनाया किशोर दा, लता दी और खुद बिग बी यानी अमित जी की आवाज ने। दोस्तों, इसलिए सिलसिला सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि उस विश्वास की कहानी है जिसने जोखिम को इतिहास में बदल दिया। अगर आपको किशोर दा से जुड़ी ऐसी ही दुर्लभ और रिसर्च पर आधारित कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए और सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके अलावा हमें बताइए कि अगली बार आप किस सनसनी कहानी पर वीडियो देखना पसंद करेंगे। मैं हूं राज, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।